बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पर बात करनी है। पहले हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को देख लेते हैं। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिनके राइट साइड पे जो कांस्टेंट हो ना, जो भी कांस्टेंट नंबर हो, वो सारे ज़ीरो ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इफ़ ऑल K1 K2 K3 आर नॉट ऑल ज़ीरो। कोई एक ज़ीरो हो सकता है, बाकी वाले नॉन ज़ीरो हो जाएंगे। कोई दो ज़ीरो हो सकते हैं, कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो जाए, या तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो हो जाएं। जैसे ये एग्जांपल है, तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, इनको हम कह सकते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ वन की जगह भी ज़ीरो आ जाए, यहाँ भी ज़ीरो आ जाए, तो जब राइट साइड पे सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो वो होमोजीनियस बन जाती हैं, नॉन होमोजीनियस नहीं रहती। उसके बाद अगली बात क्या है, आफ्टर रिड्यूसिंग अ मैट्रिक्स ए इनटू एचेलॉन फॉर्म। जब हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो, हम उसकी मदद से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब है लेफ़्ट साइड वाली इंट्रीज भी शामिल कर देना, राइट साइड वाली इंट्रीज भी शामिल कर देना। अगर सिर्फ लेफ़्ट वालों की मदद से बनाएं तो वो मैट्रिक्स ए बनता है, उसका नाम ए होता है। लेकिन अगर राइट साइड वाली इंट्रीज भी शामिल कर दें तो उसको ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। बी इसलिए लिखते हैं क्योंकि राइट साइड वाली इंट्री को आप मैट्रिक्स बी का नाम देते थे, तो वो बी भी बीच ही शामिल कर दिया ए के साथ ही, इसलिए साथ बी लिख दिया। अगर आप देखें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ए भी शामिल है, इतना जो है वो ए है, और ये सारा जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अगली बात कर लेते हैं। आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने का पता चल गया होगा। उसके बाद आफ्टर रिड्यूसिंग अ मैट्रिक्स ए इनटू एचेलॉन फॉर्म, ये 4 पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए का रैंक देखें, इतना ए है, इतना, तो इसका रैंक 3 है। रैंक होता है नॉन ज़ीरो रोज़। अब ए का रैंक 3 है, ए बी मुकम्मल का रैंक देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर भी नॉन ज़ीरो रोज़ जो है वो 3 है। तो ए का रैंक और ए बी का रैंक इक्वल है, दोनों 3 है, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल भी 3 ही है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल का कहाँ से पता चलता है? सिर्फ मैट्रिक्स ए की किसी भी रो के एलिमेंट को काउंट कर लें, जितने वो एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होते हैं, 1 2 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी इसमें 3 ही होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद रैंक ऑफ ए बी इक्वल आ जाए नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के, तो आप कहते हो देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और जब सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट। ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन होगा किस टाइप का? सॉल्यूशन इज़ यूनिक। बस आपने MCQs के तौर पर ये चीज़ें याद रखनी है। जब ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा, और सॉल्यूशन कौन सा होगा? यूनिक। यूनिक का मतलब है जैसे x1 इज इक्वल टू 2 आ जाए, x3 इज इक्वल टू 1 आ जाए, x3 इज इक्वल टू -1 आ जाए, यानी तीनों के कोई कांस्टेंट आंसर आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन है इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर पहली दो चीज़ें तो बराबर आ जाएं, लेकिन नंबर ऑफ़ वेरिएबल बराबर ना हो, नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा हो, जो रैंक के दोनों के रैंक का आंसर आया है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम हो, तो उसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं। ये सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं। ए कितना मैट्रिक्स है, इतना ए है, ये वाला इतना ए है। तो ए का जब देखेंगे आप, ए का रैंक देखें कितना है, 3 है। 1 2 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। ए का रैंक 3 है। ए बी का रैंक देखते हैं, तो ए बी का रैंक भी देखेंगे, फिर भी 1 2 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। रैंक इस मैट्रिक्स का 3 है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल है वो कैसे पता चलेंगे? मैंने कहा मैट्रिक्स ए की किसी भी रो के एलिमेंट को काउंट कर लो, उतने वेरिएबल होते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है वेरिएबल 4 हैं। अब रैंक ऑफ ए भी 3 है, रैंक ऑफ ए बी वो भी 3 है, लेकिन नंबर ऑफ़ वेरिएबल 4 है। तो जब इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो उसके लिए आपने क्या डिसाइड करना है? फिर आपने कहना है सॉल्यूशन तब भी एग्जिस्ट करेगा अगर दोनों के रैंक इक्वल आ जाएं और नंबर ऑफ़ वेरिएबल से लेस हो, दोनों के रैंक का आंसर नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम हो, सॉल्यूशन फिर भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सॉल्यूशन कौन सा होगा? इज़ नॉट यूनिक।
सोल्यूशन इज़ नॉट यूनिक को आप इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी कह सकते हो। सिस्टम अब भी कंसिस्टेंट ही होगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, पहले दोनों आंसर तो इक्वल हों बट इनका आंसर जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से ज़्यादा आ जाए, देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। इस वाली सवाल को आप ये भी कह सकते हो कि जब नंबर ऑफ इक्वेशंस और मोर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी जो इक्वेशंस हैं वो वेरिएबल से ज़्यादा आ जाएं तो उस वक्त सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप यूँ समझ लो x1 + 2x2 इज इक्वल टू 1, 3x1 + 3x2 इज इक्वल टू 4, उसके बाद 4x1 + 5x2 इज इक्वल टू -1। ये मैंने खुद से एग्जांपल लिखी, आप चेक कर सकते हैं। वेरिएबल 2 हैं लेकिन इक्वेशंस 3 हैं, तो अगर नंबर ऑफ़ इक्वेशंस नंबर ऑफ़ वेरिएबल से ज़्यादा आ जाएं तो उस वक्त सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर दोनों का रैंक इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ़ वेरिएबल से ग्रेटर है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया ये सारे MCQs हैं, इनको आपने ध्यान से याद रखना। चौथा पॉइंट क्या है, इफ़ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर पहले ही दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है तो आपको तीसरी चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उधर ही लिख दो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल है, ए का रैंक देखें तो ए में जो है ना 1 और 2 ही रो नॉन ज़ीरो हैं तो ए का रैंक 2 आ जाएगा। जब ए बी मुकम्मल का रैंक देखेंगे 1 2 3 तो 3 रोज़ नॉन ज़ीरो हैं। तो जब ए का रैंक कम हो ए बी का रैंक ज़्यादा हो यानी दोनों का रैंक अनइक्वल हो तो उस वक्त भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये 4 पॉइंट हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। अब हम सेकंड लेक्चर में बात करते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। उम्मीद है नॉन होमोजीनियस की आपको समझ आ गई होगी।